कौन कौन से ऐसे विकास कार्य इन 5 सालों में मेरठ में हुए हैं जिनको देखते हुए जनता फिर से आपको भाजपा सरकार को मौका देगी? देखिए, बहुत सारे काम हुए हैं। महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर, जो कि आपका संसदीय क्षेत्र नहीं है लेकिन मेरठ की ही एक पहचान है, तो उसको उसकी मूल पहचान दिलाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? नहीं, बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको मैंने जिक्र किया कि इसको हमने पुरातत्व सर्किल बनवाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना दर से किसान आजकल कुछ नाखुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन चुनावों से पहले गन्ना दर में बढ़ोतरी के कोई आसार नहीं, हैं? गन्ना दर में बढ़ोतरी तो होगी, जरूर होगी। कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो भविष्य में आप मेरठ के लिए कराना चाहेंगे? उसके अंदर दोनों सरकारों ने जबरदस्त काम विकास का किया है, जिसका मैंने कुछ। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एचटी जर्नल में। मैं हूं आपके साथ हर्ष चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव लगभग आ चुके हैं। इसी के साथ जनता के सवाल सत्ता के दावेदारों तक पहुंचाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष सत्र जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के पहले एपिसोड में जनता के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और मेरठ हापुड़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारे दर्शकों को बता दें, आप मेरठ की इस सीट से लगातार 3 बार से सांसद हैं। लगातार 3 बार से जनता आप पर भरोसा जताती आ रही है। इसी के साथ आप लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन में भी शामिल हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सांसद जी, पहला सवाल आपसे, इस बार चुनावी हवा का रुख मेरठ में किस तरफ दिख रहा है आपको? नहीं, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और उसके कई कारण हैं। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, उनकी सरकार के द्वारा, प्रदेश के सरकार के द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो किए गए कार्य हैं, उसके कारण से जनता को बहुत भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। और इसीलिए जो रुख है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जी सर, आज से लगभग 50 वर्ष पीछे चलते हैं। आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। पूर्व में आपने शिक्षण कार्य भी किया है, तो आपका राजनीतिक सफर कहाँ और कैसे शुरू हुआ? नहीं, देखिए, मेरी जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक है। जी। मैं छोटी आयु से ही राष्ट्रीय संसद संघ से जुड़ा रहा, जी। उसी का मैं कार्य करता रहा, पढ़ाई की, एमएससी किया मैंने। फिर जैसा आपने बताया, 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ा है अभी, जी। और उसके बाद एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, जिसे उस संघ में प्रचारक कहते हैं, वैसा मैंने काम किया। 13 वर्ष तक उस रूप में मैं काम करता रहा। फिर 1984 से लेकर के 97 तक भी मैं संघ के ही कार्य के अंदर अपना समय लगाता रहा। तो मेरी पृष्ठभूमि इस कारण से सामाजिक है। और 97 में फिर मैं भाजपा के अंदर आया और भाजपा में विभिन्न दायित्वों को मैंने संगठन में जो दायित्व थे उनको निभाया, और 2009 में पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, और पार्टी का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद कि मैं तीसरी बार जो है निरंतर सांसद चुना गया। सर, वर्ष 1976 में इमरजेंसी के दौरान आप उन नेताओं में से एक थे जिनकी गिरफ्तारी हुई। इसके पीछे के कारण हमारे दर्शक अवश्य जानना चाहेंगे। नहीं, कारण तो आपातकाल था। जो इंदिरा जी थी उस समय प्रधानमंत्री थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त घोषित कर दिया था। उसके अंदर ये पाया गया कि उन्होंने गलत संसाधनों का उपयोग किया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री को छोड़ना नहीं चाहती थी। यदि वो उसका सम्मान करती न्यायालय का, तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन संसद के अंदर संशोधन करके संविधान के का एक उन्होंने अपनी सत्ता को बचाए रखा, और इमरजेंसी लगा करके जो विरोध पक्ष था उसको उन्होंने जेलों में बंद किया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई, इत्यादि बहुत सारी बातें उसके अंदर। तो उसी क्रम में विरोध पक्ष के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको जेल में डाला गया, तो मुझको भी जेल में डाला गया। मैं लगभग 21 महीने जेल में रहा। सर, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य इन 5 सालों में मेरठ में हुए हैं जिनको देखते हुए जनता फिर से आपको भाजपा सरकार को मौका देगी? देखिए, बहुत सारे काम हुए हैं वास्तव में। मेरठ के लोग इस बात को हमेशा अनुभव करते थे कि दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे 5 घंटे भी लग जाते हैं, जिसके कारण से मेरठ निरंतर पिछड़ता जा रहा है। मेरठ के नौजवानों में निराशा आ रही है, नौजवानों में। तो उसकी हमने कोशिश की, और भी बहुत सारे काम हुए, लेकिन पहली कोशिश हमारी यही थी कि मेरठ की दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो बहुत ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मेरठ से दिल्ली का हाईवे बना है। मेरठ के चारों तरफ भी हाईवे बन रहे हैं या बन चुके हैं। रैपिड रेल बन रही है, हवाई अड्डा बन रहा है। माने चाहे रोड हो, चाहे रेल हो, और चाहे एयर हो, सभी प्रकार की जो कनेक्टिविटी है वो मेरठ की बहुत अच्छी हो गई है। और उसके अलावा भी आईटी पार्क बना, मेडिकल कॉलेज का उन्नयन हुआ,
रेलवे के अंदर और बहुत सारे काम हुए। यहाँ जो इसको हमने पुरातत्व की दृष्टि से अलग सर्किल बनवाया। यहाँ पर एक ECIS का 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ है। हम जो मैंने इस प्रकार के और भी बहुत सारे काम हैं जो विकास के हुए और जो दिखाई देते हैं सब लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के खास तौर से 2014 के पश्चात से मेरठ एक विकसित शहर, विकसित क्षेत्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले और 1-2 साल के अंदर मेरठ का संपूर्ण चित्र बदल जाएगा, ये हमको सबको दिखाई देगा। सर, विपक्ष में इंडी अलायंस के साथ अनेकों राज्यों से सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो इसका कितना प्रभाव आप भाजपा के वोट बैंक पर देख रहे हैं? मैं नहीं समझता। एक तो भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती नहीं है। भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ती है और हमने बराबर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अनुसार हमने सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया है, चाहे किसी भी वर्ग के हैं। तो वोट बैंक की राजनीति हम लोग नहीं करते। लेकिन हाँ, जो इंडी अलायंस है उसका कोई जो गठबंधन है उसका कोई वास्तविकता से कोई देखा जाए तो संबंध नहीं। आपस में लड़ने वाले दल हैं ये, और वो जो उनका झगड़े हैं वो भी प्रकट होने लगे हैं। अभी जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव निकट आएगा तो उनकी जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं वो उभर करके आएंगी और उनकी जो वर्षों से चली आ रही जो परस्पर की लड़ाई है वो भी उभर करके आएगी। तो कोई सफल गठबंधन नहीं है और इसका कारण ये भी है कि इनका कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है विकास की। केवल मोदी जी के विरोध को लेकर के इन्होंने गठबंधन बनाया है। तो मैं नहीं समझता कि गठबंधन सफल होगा, तथा यहाँ पर उसका भी प्रभाव। सर, महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर, जो कि आपका संसदीय क्षेत्र नहीं है लेकिन मेरठ की ही एक पहचान है, तो उसको उसकी मूल पहचान दिलाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? नहीं, बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको मैंने जिक्र किया कि इसको हमने पुरातत्व सर्किल बनवाया है। पहले आगरा पुरातत्व सर्किल के अंतर्गत ही मेरठ इत्यादि आते थे। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्थान है उनके विकास की दृष्टि से, रख रखाव की दृष्टि से उतना काम नहीं हो पाता था। अब स्वतंत्र सर्किल बन गया है तो उसके वजह से हस्तिनापुर का जो महत्व है वो भी सबके ध्यान में आया है। आपको ये भी जानकारी होगी कि हस्तिनापुर को आइकन सिटी बनवाया गया। अब वहाँ पर एक संग्रहालय भी बनेगा, वहाँ के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। उसके अलावा रेल मंत्रालय ने, मैं इसकी बात मांग पहले से भी करता आ रहा था, भले ही मेरे क्षेत्र में नहीं था, परंतु हस्तिनापुर इतना बड़ा केंद्र है कि वो किसी संसदीय क्षेत्र की सीमा से ऊपर का कोई स्थान है। तो मैं रेलवे लाइन की, ट्रेन की मांग भी मैं करता था, वहाँ रेल मंत्री ने उसको मंजूर किया है। मेरठ से हस्तिनापुर होते हुए बिजनौर तक रेल लाइन बिछेगी। तो ऐसे बहुत सारे विभागों के काम हैं जिनके द्वारा हस्तिनापुर के विकास का एक पूरा खाका तैयार किया गया है। उसके अंदर निश्चित रूप से अगले आने वाले समय के अंदर हस्तिनापुर के विकसित टूरिज्म सेंटर के रूप में स्थापित हो जाएगा। सर, भाजपा सरकार में मेरठ से सोतीगंज बाजार को बंद करा दिया गया, क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भाजपा के वोट बैंक पर देखने को मिल सकता है? क्यों पड़ेगा? अच्छा काम होगा तो फिर का समर्थन बढ़ता है। जो यदि दुष्ट लोगों को आप जेल में बंद करोगे वो तो नाराज होंगे ही, पर तो दुष्ट लोगों की वोट की हमें चिंता भी नहीं, उनका वोट भी नहीं होता उनका। तो जनता उससे खुश है। जो गाड़ियां चोरी होती थी, मोटरसाइकिल चोरी होती थी, लोग परेशान होते थे, उसके द्वारा अपराध होते थे, वो अपराधों पर अंकुश लगा है। और इसके लिए मैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन तो हमेशा ही है, और माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सोतीगंज जैसी बीमारी से मेरठ को मुक्त किया। सर, शहर की कनेक्टिविटी तो बेहतर हो गई है, यहाँ पे RRTS का काम चल रहा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है, लेकिन रोजगार के लिए युवाओं को अभी भी नोएडा या दिल्ली की तरफ भागना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, रोजगार जो है, रोजगार के विषय में कुछ मिसकंसेप्शन है नौजवानों के मन में भी शायद है। रोजगार का अर्थ केवल नौकरियां तो नहीं है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर डेवलप हो, लोग स्किल्ड होकर के अपने पुरुषार्थ के दम पर आगे बढ़े। सरकार उनको आर्थिक सहयोग भी करती है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। मुद्रा योजना है, सॉफ्ट लोन भी उनको प्रदान करती है। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ऐसा है कि क्योंकि पिछले 30-40 साल के अंदर मेरठ की कनेक्टिविटी अच्छी थी ही नहीं, तो रोजगार के जो अधिकांश अवसर हैं वो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में निर्मित हुए। वहां लोग जाते हैं, गुड़गांव में निर्मित हुए। अब धीरे धीरे जैसे यहाँ पर IT पार्क बना, यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हुई, तो लोगों ने लौटना शुरू किया है। इसके बाद भी मतलब मैं ये मानता हूँ बाहर तो लोग जाएंगे, परंतु बाहर जाना उनकी मजबूरी नहीं होगी। अब कोई जाना चाहता है बेंगलोर, कोई काम करना चाहता है, कोई किसी दूसरे देश में ही काम करना चाहता है, तो आजाद है, उसको अवसर है वहां पर। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति मेरठ की बनी है, अब उद्यमी भी यहाँ पर आने शुरू हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर मीट उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में
उद्यमियों ने यहाँ पर अपने उद्योग लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर रोजगार के अवसर निर्मित होंगे और मैं समझता हूँ कि नौजवानों को उस नाते बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। उनकी चॉइस है यदि, तो आसमान उनकी सीमा है, वो कहीं भी जा सकते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना दर से किसान आजकल कुछ नाखुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन चुनावों से पहले गन्ना दर में बढ़ोतरी के कोई आसार नहीं, हैं? गन्ना दर में बढ़ोतरी तो होगी, जरूर होगी। हालांकि गन्ना उत्पादक की समस्याओं का हल करने के लिए सरकार ने कई तरीके के स्टेप्स उठाए हैं। जैसे एथेनॉल का प्रोडक्शन है, एथेनॉल की वजह से गन्ने की जो कुल मिलाकर के आर्थिक रिकवरी मैं उसको कहूंगा वो बेहतर हुई है, पेमेंट बेहतर हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी कारण से सरकार ने भी चीनी के दाम को गिरने नहीं दिया, जबकि बहुत ओवर प्रोडक्शन हुआ है। तो कई सारे पहलू हैं जो गन्ना किसान से जुड़े हुए हैं, उनको सरकार देख रही है। और देखिए, जिस प्रकार से रकबा गन्ने का लगभग लगातार बढ़ ही रहता है, उससे ऐसा लगता है कि गन्ना किसान उतना परेशान नहीं, उसको लगता है कि गन्ने से सबको लाभ हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि दाम भी बढ़े, पेमेंट अच्छा मिले उसको, और अन्य स्रोत के माध्यम से भी किसान जो है ये संतुष्ट हो। सर, आप ही की पार्टी के सांसद जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो पार्टी की राय नहीं है, उनकी इंडिविजुअल राय है। तो इस पर मैं इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता। सर, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो भविष्य में आप मेरठ के लिए कराना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पिछले 10 साल में केंद्र सरकार के जो 9 साल 10 साल हुए और प्रदेश सरकार के जो 6 साढ़े 6 साल हुए, उसके अंदर दोनों सरकारों ने जबरदस्त काम विकास का किया है, जिसका मैंने कुछ उल्लेख भी किया। परंतु शहर के अंदर हमारा मेयर नहीं था, इसलिए शहर के अंदर की सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी सुधार की अपेक्षा कर रही हैं। वही कंजेशन है, कूड़ा है, या जो है अन्य समस्याएं हैं, पानी की समस्या है। तो ये जो सब चीजें हैं, इनको बेहतर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के अंदर है। अब जैसे 690 करोड़ का हमने सीवेज प्लांट बनाने का प्रस्ताव स्वीकार करवा रखा है नमामि गंगे के अंतर्गत, लेकिन अनुकूल मेयर न होने के कारण से वो काम नहीं बढ़ पाते थे। वो सब बढ़ेंगे। तो चाहे केंद्र की उसके अंदर भूमिका हो, चाहे प्रदेश की भूमिका हो, चाहे स्थानीय प्रशासन की भूमिका हो, हम सब मिलकर के अब मेरठ शहर के अंदर की जो व्यवस्था है उनको ठीक करने के लिए उसको प्राथमिकता पर लेंगे। और ये हमारे आगामी कार्यक्रमों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजेंद्र अग्रवाल जी का कहना है कि वे मेरठ के विकास कार्यों में लगातार प्रयासरत रहेंगे एवं जनता की समस्याओं का समाधान करने में भी इसी तरह उपलब्ध रहेंगे। सांसद जी, आपने एसटी जनरल के लिए समय निकाला, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने अच्छे से सब बातें मेरे ध्यान में भी लाई, मैंने भी उनको उत्तर दिए। और आप इसी प्रकार से जनता की समस्याओं को भी जनता तक पहुंचाएंगे, और जनता की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, और जनप्रतिनिधियों को भी इस तरीके से एक प्रकार से आप क्या करना है इसके बारे में बताएंगे। आपको एक बार फिर पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए एसटी जनरल से। मुलाकात होगी रिपोर्ट कार्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।